Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं उमेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ बिहार नाव में। आज हमारे बीच रेखा मैम हैं जो कि सेंट जेवियर स्कूल में हैं और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। डिटेल्स आप इन्हीं की जुबानी। रेखा मैडम, आपका स्वागत है। जी, अपने बारे में मैम कुछ बताएं। जी, मेरा जन्म पुणे में हुआ और मैं भगवान को बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मेरा जिस घर में जन्म हुआ वहाँ पे किसी भी तरह का लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं जी, था। जी। तो आज मैं जहाँ भी हूँ मुझे इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है लाइफ में। और मेरी स्कूलिंग भी पुणे, जोधपुर और कोलकाता और पटना केवी से हुई। और माता पिता का लाइफ में काफ़ी जो उन्होंने सिखाया उसका बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा। और 2005 से मैं काउंसलिंग फील्ड में हूँ और इसमें भी भगवान की मर्जी थी कि उन्होंने मुझे चुना जी, जी। कि मैं लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस उन्हें दूँ और जी। उन्हें एक सही रास्ता दिखाऊँ। और इसका कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया क्लिनिकल साइकोलॉजी से, फिर मैंने वकालत की पढ़ाई भी की और ऑल इंडिया बार काउंसिल निकाला। फिर ह्यूमन राइट मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से किया है। फिर चाइल्ड राइट पे भी मैंने अदर्स डिप्लोमा किया। जी। फिर पर्सनल चाइल्ड काउंसलिंग गाइडलाइन में भी मैंने रिसर्च किया। तो मुझे इस फील्ड में एक पैशन जो होता है जी। पर्सनल, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। और बचपन से ही जो ज़िंदगी भी थी मेरी, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। तो माँ हमेशा कहा करती थी कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होता है, इवन पत्थर पे भी जब तक हथौड़ा नहीं पड़ता वो भी भगवान भगवान नहीं का रूप बनता। नहीं लेते। जी। जी। तो अगर आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं घबराना और उसको आपको काफ़ी हिम्मत रख के और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उसको वाह। फेस करना है। तो इस तरह से मैं 2005 से YMCA में एक काउंसलर के रूप में आई और 7 इयर्स मैंने वहाँ पे अपना योगदान दिया, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़्यादातर मैंने सोशल प्रॉब्लम्स जो थे जी, जी। इसका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि मैंने इसे ही अपना कैरियर चुना। वैसे बचपन से मेरा सपना था जज बनने का, क्योंकि अच्छा। हाँ, फादर मेरे एयरफोर्स में थे पर बाद में उन्होंने वकालत भी की। मेरी फैमिली में ज़्यादातर जज और लॉयर ही अरे थे। वाह। तो वो ब्लैक कोट और CRPC IPC के बुक्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो ड्रीम था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस प्रोफेशन में आई तो मुझे लगा शायद मैं यहाँ रहकर वो ज़्यादा कर सकती हूँ जो मैं उस फील्ड में नहीं कर जी, सकती। जी। और हर उम्र के लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है, पर्सनल हो गया, को मैं और गहराई से समझ के उनकी मदद कर सकती जी। हूँ। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी तरह के देखे और डाउरी डेथ्स के इश्यूज आते थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो सोशल जी, प्रॉब्लम्स जी, हैं। जी। तो मेरा मानना ये था कि प्रॉब्लम्स हैं पर हमें उनके सॉल्यूशंस पे बात करनी है। जी। प्रॉब्लम्स सबको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या है, पर उनके पास Solution सॉल्यूशंस क्या है? नहीं होता है। जी। तो यहाँ पे जो मेरी वकालत की पढ़ाई थी उस मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो खासकर वल्नरेबल क्लासेस हैं, जैसे महिलाएं हो गई, जी। छोटे बच्चे हो गए और बुज़ुर्ग हो गए, तो इनके एक्सप्लॉयटेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इनको कोई सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से इन्हें क्या फैसिलिटी है, इनके क्या पर्सनल राइट्स हैं, इवन ये फ्री में अपने केस, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो ये उन्हें नहीं पता। जी। तो एक छोटा सा अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक छोटा बच्चा है तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक वो एक मैच्योर 18 साल का नहीं हो नहीं जाए, होता। उसके सारे जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, सोशल्स, इमोशनल्स केयर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, बिकॉज दे आर द लीगल ऑथराइज्ड पेरेंट्स। जी। तो यहाँ भी लैकिंग्स आते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने का यहाँ पे एक आता है कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से सोचिए तो ईश्वर का रूप है,
क्योंकि बच्चों के लिए हम कितनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन बाद में एक होता है ना छोटा सा बीज, अगर जी। आप उसको बोते हैं और उसे समय पे पानी नहीं देंगे, जो उसकी नीड्स है वो नहीं जी। देंगे, तो वो पत्ता सूख जाएगा। जी, जी। फिर आप उसको कितना भी ख्याल रखिए, आप उसमें वो बाहर नहीं ला सकते जी। हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते उसके जड़ को। तो मैंने भी ये फ़ील किया कि खासकर जो ऐसे सेक्शन से जो बच्चे आते थे, जहाँ पे माँ बाप को ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर माइट भी उन्हें सही पेरेंटिंग नहीं पता है, तो एक तरह से मुझे लगा कि नहीं, ये वर्क काफ़ी मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उन्हें अवेयर करूँ। जी। और एक बीज है, उसकी जो ज़रूरत है उसके समय पे पानी दीजिए, उसका ख्याल रखिए, तो उसका जब जड़ मजबूत होगा तब आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी आप उसके जो चाइल्डहुड्स होते हैं, उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं, उसको अगर हम पूरा फुलफ़िल करते हैं, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। फिर वो तैयार होता है, आपको वो फ्रूट्स देगा, जी। आपको केयर करेगा। तो ये सेक्शंस जो बच्चों के जो एरिया थे वो काफ़ी सेंसिटिव रहा, ये काफ़ी इवन मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत हर तरह के केसेस आते हैं मेरे पास। तो ये एक बहुत बड़ा अभी के समय में सोशल क्वेश्चंस हैं कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन चाहते हैं, तो पॉलिटिकल तो चलो साइड पार्ट है, ये जो अभी हमारे बच्चे हैं जी। इनको मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रखना सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और एक टीचर की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, और ये बच्चे को की खुद की भी जिम्मेदारी है जब वो बड़ा हो जाता है, जो उसने लिया है पेरेंट्स से, टीचर से, सोसाइटी से, उनको वापस देना। तो ये तो हुआ। फिर और भी जैसे आते हैं सोशल प्रॉब्लम्स जी, होते जी। हैं, जिसमें लड़कियों को अपने राइट्स नहीं पता होते हैं। जी। तो बचपन से उनको सिखाया जाता है कि जब आप मायके में हो तो माँ बाप जो है वो फादर भाई के प्रोटेक्शन में हो, शादी हो गई तब आप हस्बैंड के प्रोटेक्शन में हो। जी। और हाँ, एडुकेट किया जाता है, लेकिन हम उसको क्या एडुकेट कर रहे हैं, हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट एडुकेशन दे रहे हैं, यानी एक सर्टिफिकेट्स एडुकेशन दे रहे हैं, मेंटल एडुकेशन नहीं दे रहे हैं। मेंटली हम उसे ये बोल के वीक कर रहे हैं कि अगर आप किसी के प्रोटेक्शन में नहीं हो तो आप सेफ नहीं हो। तो मेरा कहना है कि क्या घर में और ससुराल में प्रोटेक्टेड हैं? तो यहाँ पे लड़कियों को फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली और मेंटल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, ताकि वो कहते हैं ना, अगर आप अपना डिसीज़न खुद नहीं लोगे तो दुनिया डिसीज़न लेना शुरू कर देगी। तो फिर आप तो रहोगे ही नहीं, आपका वजूद नहीं रहेगा। तो उसके लिए उस लायक बनाना है, तो लड़कियों को खासकर मैं बोलूँगी कि आप जितना हो सकता है पढ़ो, और बिल्कुल आपकी जो जिम्मेदारी है एक माँ पिता के लिए, एक ससुराल में एक बच्चे के लिए, उसको बिल्कुल पूरा करो। और इसके साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है, अपने आप को खोना नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नहीं हमने तो खुद को खो दिया, या आप खुद को खोकर या खुद को ख़त्म करके आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। और एक छोटी सी बात और, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो हमारे एक और वीकर सेक्शंस हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग्स में आते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को डिवोट कर दिया, आज मेरा बच्चा पूछ नहीं रहा है। तो बहुत सारे केस ऐसा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जब बच्चों की परवरिश करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जो बहुत चैलेंज होता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी कमाई, ज़िंदगी भर की पूरा टाइम हम बच्चों को देते हैं। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया, कल हम भी अपने बच्चों के साथ करेंगे। तो अगर आज आप अपने पेरेंट्स को नहीं कर रहे तो कल आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे भी आपको अकेला छोड़ दें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम जो आज करते, कर्मा रिटर्न होता है। बहुत अच्छा है ना? कर्म रिटर्न होता है, वाह। कर्म हमारा रिटर्न होता है। तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके लाइफ में कितने भी दुख हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं हो सकता। हाँ,
तो आपके कर्मास अच्छे हैं तो कल को वो कर्मास आपको ही रिटर्न होंगे। अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चाहे वो आपके माता पिता को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, पत्नी को लेकर हो, माँ बाप को लेकर हो, सबका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है लाइफ में, तो कल आपको भी वो रिटर्निंग मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि मैं अपने लाइफ में 3 लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। सबसे पहले तो जो फर्स्ट आईपीएस थी किरण बेदी। अच्छा, किरण बेदी। हाँ, मैं उनकी हमेशा बायोग्राफी पढ़ी, काफ़ी उनसे मैं इंस्पायर, इवन मेरे खुद के पर्सनल स्ट्रगल टाइम में मैंने उनको काफ़ी डीपली स्टडी किया है, कोशिश किया है कुछ फॉलो करने की। फिर सेकंड गौतम बुद्ध, जिससे हमारा बिहार जाना जाता है, ठीक है, तो मैं उनकी जो धमास थे, ये सारी चीज़ें उनको भी मैंने डेप्थ स्टडी की, क्योंकि एक साइकोलॉजी में वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे आसपास की सिचुएशन उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती जितनी हमारी थॉट्स नेगेटिव हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस वक्त मैं ये पढ़ा करती थी। फिर चाणक्य हैं, उनकी बहुत सारी नीतियों को मैं फॉलो करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा पेरेंटिंग पे बोला है, एजुकेशन, टीचर्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तो इन लोगों को मैंने अपने लाइफ मॉडल माना। एक तरह से ये लोग मेरे काउंसलर भी हैं क्योंकि जब मैं होता है ना कि आप क्योंकि इंसान हो, क्योंकि रामायण और महाभारत हमने देखा, काफ़ी इंस्पायर हुई कि अच्छा भगवान भी इंसान का रूप लेकर इतना दुख उठाए हैं। तो उन्होंने हमें ये सीख दी कि जब हम भगवान हैं तो देखो इंसान बन के इतना दुख उठा रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, तो आप तो इंसान हो तो आपको तो उठाना ही है ना। तो इन चीज़ों का लाइफ में काफ़ी इंस्पिरेशन रहा। और कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग फील्ड में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं किसी की ज़िंदगी को बदल सकती हूँ, किसी को जीना सिखा सकती हूँ, तो इससे बड़ी पूजा फिर मेरे लिए नहीं है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अभी मैम सोशल इशू पर बात की, इकोनॉमिक इशू पर बात की, लड़कियों का एक रोल पे बात की, कैसे उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। मैम थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 अभी से गुजर रहे हैं हम लोग, और वैसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे अभी डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, कुछ रोल के बारे में बताएं। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी 2 साल में लाइफ बहुत चेंज हुई है और सबसे ज़्यादा चेंज हुई है बच्चों की, और बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि अभी वो घर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें 5 आवर्स 3 आवर्स मोबाइल के सामने क्लासेस करना। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो अकेले क्लास करते हैं, पीयर ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस भी बहुत होते हैं। बहुत सारे फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ आते हैं। इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि जब लाइफ में चेंज होता है तो उसको कॉप अप करने में टाइम लगता है। फिर फिज़िकल वर्क भी कम हो गया, तो डिस्ट्रैक्शंस, एग्रेसिव और हाइपर, जिसको ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए बच्चों में। और लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव मैं ये बोलूँगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे टीचर्स को, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, और इवन टेक्नोलॉजी को, कि आज से अगर हम 100 साल पहले जो पेंडेमिक्स देखते हैं तो उसमें कोई सोर्सेस नहीं थे, बट आज के डेट में सिचुएशन में भी हमें विद्या मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। लेकिन इनके साथ भी ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आए, जिसके लिए मैंने पेरेंट्स को जो एडवाइस मेरा था कि सबसे पहले बच्चों का एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि बच्चा एक मॉर्निंग में, जैसे वो स्कूल जाता था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उनका टाइम टेबल होता था। अभी घर में टाइम टेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ये नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना है। फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है तो थक नहीं रहे, तो टाइम पे सो नहीं पाते हैं, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बच्चों का एक टाइम टेबल बनाएं और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दें। आप इंडोर गेम्स खेलें, क्योंकि बच्चों के पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अभी क्या है ना, सबसे ज़्यादा वीडियो गेम्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। इवन बच्चों में 90% जो मेरे पास केसेस है उसमें है कि मेरा बच्चा एडिक्टेड है मोबाइल को लेके।
तो वहाँ पे मैंने ये एडवाइस दिया बच्चों को कि आप बच्चों को इंडोर गेम्स जैसे कैरम बोर्ड है, चेस जी, मैं जी, रिकमेंड जी, करती जी। हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल बहुत डेवलप करता है। फिर बच्चों के साथ आप स्टोरी बुक्स पढ़िए। एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, अच्छा। पेरेंट्स ने, कि मैम ये बताइए कि अभी जैसे काफ़ी कोरोना है, बच्चे बहुत निगेटिव हो जा रहे जी। हैं और बच्चों में फिजिकल वर्क, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस था कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि ये अभी सिचुएशन है उसको आप समझें। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है कि आप खुद वो कीजिए, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। पहले अपने खुद जी जी, कह रहे हैं ना कि अगर आप अपने बच्चे को रेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद आगे बढ़िए, रेस्ट में खुद आइए। रेस्ट कीजिए। तो जी। बच्चे, क्योंकि बच्चे आप क्या बोलेंगे उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, पर आप क्या करेंगे उसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट वाह। होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, जी है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक रोल मॉडल बन के बच्चों के सामने आते हैं और अपने बच्चों को, बेटा हम ऐसे हैंड वॉश करते हैं, ऐसे सैनिटाइज करते हैं, मास्क ऐसे पहनते हैं, तो ऑटोमेटिक बच्चे आपको देख के जी, कॉपी जी। करेंगे। और एजुकेशन जिस तरह से बच्चों, कुछ ऐसा भी हुआ कि इंटरेस्ट कम हुआ, तो उसमें आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है और बच्चों को स्टोरी सुनाइए, मॉरल स्टोरीज सुनाइए जी वो। और इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर आप देखिए, और 7-8 ईयर्स के बाद आप बच्चों को समझा के, बोल के आप हैंडल कर सकते हैं। जी। लेकिन जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे 3 साल के, 4 साल के, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा चैलेंज आते हैं। तो मुझे कहना, अगर पेरेंट्स स्मार्ट होंगे तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। वाह। तो अभी के समय में स्मार्ट पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा मैम। एक सवाल और मैडम, आप तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत अच्छा आपका अनुभव है। अभी पहले की तुलना में डिसिप्लिन थोड़ा सा गिर रहा है, कुछ डिसिप्लिन बनाने के कुछ पहलुओं पर बात किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इवन ये आज के समय का बड़ा चैलेंज है कि खासकर पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम अपने समय में अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी बोलने में सोचते थे, और टीनेज को तो छोड़ दीजिए, आज के समय में 4 से 5 साल के बच्चे इस तरह से बात करते हैं कि पेरेंट्स को लगता है अब आगे क्या होगा। जी, जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेरेंटिंग में चेंज लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे मनु के समय में जो उन्होंने काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग पे, हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास जी। है, देखिए अभी के समय में क्या हो रहा है ना, हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना है, पर कहीं ना कहीं जो हमारा बीज है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ये सारे संस्कार उस बीज में हैं। जी तो मनुस्मृति में बहुत अच्छा पेरेंटिंग में कहा गया है कि बच्चा जो है उसका हर एक उम्र में पेरेंट्स का एक अलग अलग रोल होता है। जी, अगर हम उस रोल को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स ही नहीं, आप खुद कहेंगे कि मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। जबकि मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि बच्चे जो है वो एक कोरा कागज़ की तरह है, एक कच्ची मिट्टी है ना। हम उसको जैसा रूप देंगे, जो उसमें लिखेंगे वो वैसा बनेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, बच्चा जो सबसे छोटा जब उसका जन्म होता है तो सबसे पहले पेरेंट्स का काम है, क्योंकि वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसका, इनेंट लर्निंग जो उसकी है, वो सीख के कुछ आता है। वहाँ पे उसकी कंडीशनिंग जो होती, कंडीशनिंग मतलब उसको हमें लर्निंग करनी है। तो उस लर्निंग में मैंने कहा था रोल मॉडल है ना। तो आप अपने घर में खुद आपस में कैसी बातें करते हैं, घर का कैसा माहौल रखते हैं, बच्चा उसको देख के बड़ा होता है। आप अपने माँ बाप को कितनी इज्जत देते हैं, बच्चा उसी को देख के बड़ा हो रहा है। आप अपने काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, बच्चा वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। तो बच्चे को बताना है ना कि बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके साथ बात कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको सोशल मॉरल सिखाइए। और मैं सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चंस किया था कि मैम हम बच्चे को बहुत संस्कारी महान कैसे बनाएं, तो मैंने बोला कहानी सुनाइए। तो फिर उन्होंने बोला और कैसे बनाएं, तो मैंने बोला और कहानी सुनाइए, मॉरल स्टोरी सुनाइए, ग्रेट पीपल जो अचीवर्स हैं उनकी बायोग्राफी उनको सुनाइए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बच्चा छोटे से हो रहा है बड़ा, तो वो क्या देख रहा है, मुझे लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आ गया, हम उसे वेट नहीं कराते हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने नहीं रखते कि अरे हमें नहीं मिला तो हम बच्चों को सब दे देंगे। लेकिन मेरे को कहना, अगर आपको भूख नहीं है तो वो खाना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों में वो एक भूख होनी चाहिए, एक ज़रूरत होनी चाहिए।
है ना, बेसिक नीड्स और वांट्स में जिस दिन पेरेंट्स डिफरेंट करना सीख गए, आई थिंक ये डिसिप्लिन इश्यूज वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस। बेसिक नीड्स जो उसके हैं वो जो बिल्कुल पूरा कीजिए, लेकिन जो वांट्स होते हैं जिसको कुछ देर रोका जा सकता है या ये देखा जा सकता है कि अभी इसको सही में इसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर हम अभी बच्चे को एप्पल का लैपटॉप दे दें तो वो उसके आगे क्या वैल्यू है। जी तो जी थोड़ी सी जो होती है ना बच्चों में वांट्स रखना चाहिए ताकि उसमें उसकी इम्पोर्टेंस हो। सेकंड थिंग, बच्चा जब तक 16 का ना हो जाए कभी बच्चे से आप फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन नहीं बनाइए। बहुत अच्छा कहा है, चाणक्य ने भी कहा है पेरेंटिंग में कि जब बच्चे का जन्म हो, वो बहुत 3 से 4 साल का हो, तब तक उसको आप बहुत प्यार दीजिए। अच्छा एक जो होता है ना बच्चा का एक चाइल्डहुड जो होता है वो उसकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट करता है। उसके बाद जब बच्चा 5 से लेके आपको 14-15 ईयर्स तक का हो, उसको आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना है। हाँ, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, जी, जी। ठीक है ना, कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स नहीं देना है, बल्कि आपको टाइम टेबल को लेके स्ट्रिक्ट रहना और बच्चों जी। को राइट वीक ड्यूटीज बताना है बस। कि अगर आपको लैपटॉप लेने का राइट्स है तो आपकी ड्यूटी है उसको केयर करके रखने की भी, जी है ना। अगर आपको पापा से डिमांड करने के राइट्स है तो आपकी भी ड्यूटी है टाइम पे टाइम टेबल फॉलो करने की, और इसको लेकर आपको स्ट्रिक्ट रहना है। फिर जैसे ही बच्चा 16-17 के ऊपर आता है, ठीक, यानी टीनेज कंप्लीट करता है, तब आप उसके अच्छे दोस्त बन जाइए। फिर होता क्या है ना, हम उल्टा करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको फ्रेंड बना लेते हैं, जी टीनेज भी इतना उसको फ्रीडम दे देते हैं कि लगता है अभी तो इनकी खेने खाने की उम्र है। और जब एडल्ट होता है तो हम उसको इतना स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब वो मैच्योर हो चुका है, वो बंधन में खुद को बांधना नहीं चाहेगा, है ना। जी। तो वहाँ पे फिर उसको घुटन होती है। जबकि हमें करना क्या था, पहले उसको बहुत प्यार देना है, फिर उसके स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन सिखाना है, और जब एक होता है ना एक बीज, एक पौधा बना, जब पेड़ बन गया तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, जी जी है ना। तो बच्चे को पेड़ बनने तक, उसकी जड़ मजबूत होने तक, उसके जो भी बेसिक नीड्स हैं और देना है, वांट्स है, उसको बहुत सोच समझ के ज़रूरत के अकॉर्डिंग देना है, और खुद एक रोल मॉडल बनना है बच्चों के सामने। अपना सुधार ही सबसे बड़ी संसार की सेवा है या सुधार है। अपने पहले रोल मॉडल बने, इसके बाद इसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़े। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बिहार नाउ के माध्यम से पूरे बिहार के दर्शकों की क्या संदेश आप देना चाहते हैं, जो कि हमारे दर्शक आपसे। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि हम हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करते हैं, तो आप बच्चे जो हैं उनकी जो परवरिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें आने वाला कल दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि चैलेंजेस हम सबके साथ होते हैं, और ज़िंदगी में संघर्ष को लर्निंग के रूप में देखना चाहिए। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं एक नॉर्मल स्ट्रगल से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके साथ कुछ और अच्छा होने वाला है, और आप उस स्ट्रगल को एक लर्निंग लीजिए। और हमारी ज़िंदगी में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग बहुत प्यार देते हैं और कुछ हमें बहुत सिखा के जाते हैं। तो लाइफ आपकी कितनी भी एडवर्स हो, अपना मेंटल बैलेंस बना कर रखिए, क्योंकि सिचुएशन कभी उतना भी बुरा नहीं होता जितना हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत खूब। ये थी रेखा मैम, सेंट जेवियर स्कूल की, और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत एक्टिव हैं, और इनसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई, और आप एक रोल मॉडल खुद हैं। थैंक यू वेरी मच।